हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जो हायर एजुकेशन की जो यूनिट है वो यहां चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 को पढ़ाया जा रहा है ना। पेपर 1 को बिल्कुल डिटेल में कंटेंट वाइज पढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 और 10 नंबर की यूनिट, हायर एजुकेशन की यूनिट जो चल रही है, सभी यूनिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब से पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी क्लासों को देखें, है ना, और नोट्स हाथों हाथ बनाते रहें और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साथ पढ़ सकें। आज हमारी 12 नंबर की क्लास है। हायर एजुकेशन के अंदर 12 नंबर की क्लास है। तो हायर एजुकेशन में भी हमने इतना डिटेल में जाना है हर एक चीज को कि अभी आधी यूनिट में ही हमने 12 क्लासें ले ली हैं। 12 क्लासों के अंदर ही अभी आधी यूनिट हुई है। अब तुम खुद लगा सकते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कितना डिटेल में और सीक्वेंस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से तुम्हें करके क्लासें मिलेंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आज एक टॉपिक यहां से उठा लिया, कल को एक टॉपिक वहां से उठा लिया, ऐसा नहीं है जैसा कि यूट्यूब के ऊपर आजकल हो रहा है। एक टॉपिक यहां से ले लिया, दूसरा टॉपिक वहां से ले लिया, एक क्लास वहां से ले ली, दूसरी क्लास वहां से ले ली, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक सीक्वेंस में, कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, कहीं तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु बिल्कुल फ्री में यहां कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो सभी दोस्तों तक अपने इस क्लास को शेयर करो। आज 12 नंबर की क्लास है और यहां जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है ये प्री इंडिपेंडेंस ही है। सैडलर कमीशन को जानेंगे, सैडलर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और प्री इंडिपेंडेंस, आज हम प्री इंडिपेंडेंस को कवर कर लेंगे। जितने भी हमारे बचे हुए आयोग है, अभी जितने भी एक्ट्स बचे हुए हैं उन सभी को कवर कर लेंगे आज की क्लास में। और कल से पोस्ट इंडिपेंडेंस को शुरू करेंगे। जो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्र भारत में जो रहा है उसको हम कल से शुरू करेंगे। जितने भी हमारे उसमें आयोग आए हैं उनको जानेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। बड़ा ही मजेदार, धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार होने वाला है। उससे पहले आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। काय के लिए, क्यों करना है? पीडीएफ के लिए, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए, है ना बच्चा, और डाउट्स के लिए। ठीक है बच्चा, काय के लिए? डाउट्स तुम्हारे वहां क्लियर होते रहेंगे। जो तुम्हारे डाउट्स हैं उन सभी को तुम वहां आपस में डिस्कस कर सकते हो, अपने साथियों से डिस्कस कर सकते हो। जो भी ऐसा डाउट होगा जो नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो फिर मुझसे भी तुम संपर्क कर सकते हो। मैं भी वहां मौजूद रहता हूं तो मैं भी वहां क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तुम्हारे साथ में क्या करना है, तुम्हें यहां लाइक करना है क्लास को और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है बच्चा, लिंक ग्रुप, जो ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। यहां से हम अपना सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से हम सेशन को शुरू करेंगे। सैडलर कमीशन को जानेंगे, सैडलर आयोग को जानेंगे। ठीक है बच्चा, यहां हमें किन किन पॉइंटों को ध्यान देना है। इसके जो चेयरमैन थे, सबसे मेन पॉइंट माइकल सैडलर, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो सैडलर आयोग है उसके चेयरमैन सैडलर थे, उनका पूरा नाम क्या था? तो क्या था बच्चा? माइकल सैडलर। ठीक है जी, इनके सम्मान में, माइकल सैडलर के सम्मान में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे कभी कभी सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। क्या समझ में आया? यहां से जो सैडलर कमीशन है वो माइकल सैडलर के सम्मान में, माइकल सैडलर के सम्मान में, जो इस कमीशन के जो चेयरमैन थे ना, है ना, इस कमीशन के जो चेयरमैन थे या अध्यक्ष जो थे वो माइकल सैडलर थे। ठीक है, ये कमीशन जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से इसको पारित किया गया था, लागू किया गया था या बनाया गया था। किसके नाम से बच्चा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। किसके नाम से बच्चा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, असली क्या है ये? असल में क्या है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है। इसको जो कहते हैं वो हम सैडलर कमीशन भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे? माइकल सैडलर थे। और इन्हीं के नाम से, इन्हीं के सम्मान में, माइकल सैडलर के सम्मान में ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर कमीशन कह दिया जाता है, जिसकी स्थापना, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ? 1917 में, 1917 में हो गया था।
कब आता बच्चा, यहां पर देख लेना जरा, 1917 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, याद रहेगा बच्चा, बोलो याद रहेगा। यहां से सैडलर कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था, तो माइकल सैडलर इसके चेयरमैन थे। ठीक है, एक आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग का नाम क्या था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था। और उसी कमीशन को इनके चेयरमैन के सम्मान में, है ना, जो अध्यक्ष थे उन्हीं के सम्मान में इस कमीशन को क्या कहा जाता है, सैडलर कमीशन कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है, सैडलर कमीशन कहा जाता है। ठीक है बच्चा, याद रहेगा, बोलो बोलो, याद रहेगा 1917 1917 में। ठीक है बच्चा, याद रहेगा। तो इसका उद्देश्य क्या था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि जो अभी है, वर्तमान और आने वाला जो कल है ना, वर्तमान और भविष्य, है ना, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वर्तमान और भविष्य को देखने के साथ साथ इफेक्टिव पॉलिसीज के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। इसका जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान रखना था। लेकिन उसके साथ साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो आज वर्तमान है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो प्रेजेंट है और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो भी उसके अंदर मुद्दे आने हैं, उनमें उनका क्या क्या फ्यूचर रहना है, उन सभी पर तो उनका ध्यान देना था इस कमीशन का। उसके साथ साथ क्या करना था, उसके साथ साथ जो इफेक्टिव पॉलिसीज हैं, इसके साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित पॉलिसी आई है अभी तक, इससे पहले, है ना, जो भी इफेक्टिव पॉलिसी आई हैं उन सभी पर भी इसका ध्यान केंद्रित करना उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। समझ में आ रहा है, बोलो बच्चा। ठीक है बच्चा, आगे चले, देखो तो इसका उद्देश्य हमें पता चल गया, मौजूदा मुद्दे के संबंध में, है ना, जो भी मौजूदा मुद्दे हैं, जो भी अभी हाल फिलहाल में, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित मुद्दे हैं, बंगाल में हायर एजुकेशन की प्रमुख समस्याओं का एनालिसिस करने के बाद, बंगाल के अंदर जो भी हमारी इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी को एनालाइज करना है ना। उन सभी को एनालाइज करने के बाद में कमेटी ने कई उपाय प्रदान किए, कोई सॉल्यूशन दिए। इस कमेटी ने कई सॉल्यूशन दिए। इसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन का हर पहलू, हर एस्पेक्ट शामिल था। इसका मानना था कि हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट एक आवश्यक शर्त है। समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गई बात। अब सीधी सी बात, यहां से देखो, यहां से क्या क्या पॉइंट निकल कर आते हैं, है ना, यहां से पॉइंट निकल कर आते हैं कि पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है, चलो मैं स्लाइड ले लेता हूं दूसरी ना। यहां देखो सैडलर कमीशन का, यहां लिखकर तुम्हें बता रहा हूं, देखो चेयरमैन कौन थे इसके बच्चा, माइकल सैडलर। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इन्हीं के सम्मान में क्या कहा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को स्टार्ट किया गया था और इन्हीं के सम्मान में इस कमीशन को सैडलर कमीशन कहा जाता था, कहा जाता है। ठीक है बच्चा, सैडलर कमीशन कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब इसका जो उद्देश्य था, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर से संबंधित जो भी उसके मुद्दे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आज से संबंधित और आने वाले कल से संबंधित जो भी इसके मुद्दे हैं उन सभी पर ध्यान केंद्रित करना था। और इसके साथ साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इफेक्टिव पॉलिसीज आई हैं, क्या बच्चा, इफेक्टिव पॉलिसीज आई हैं, उन सभी पर भी ध्यान केंद्रित करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आ गई या नहीं,
बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या किया, इसमें कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन है ना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया है। और एक बात और कही है, एक बात क्या कही है इंपॉर्टेंट, कि हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को यानी कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए तुम्हें पहले सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, यहां देखो यार, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है ना, देखो यहां है कि हायर एजुकेशन तक की शिक्षा का हर पहलू शामिल था। इसमें मानना था कि हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए तो उससे पहले तुम्हें सेकेंडरी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। यह एक आवश्यक इंपॉर्टेंट शर्त थी, कंपलसरी शर्त थी। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, देखो यहां देखते हैं और कुछ चीजें इसमें क्या क्या इसमें रखा गया है, रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। देखो पहली चीज आती है कि डिग्री कॉलेज एंड सेकेंडरी कॉलेज को सेपरेट करना। अब तक क्या था कि हाई स्कूल तक बातें थी, हाई स्कूल के बाद में जो भी आगे चीजें आ रही थी ना, हाई स्कूल के बाद में जो 11th 12th था उसको हायर एजुकेशन में शामिल कर रहे थे। अब तक यही था कि हायर एजुकेशन में सबको शामिल कर रहे थे। अब यहां क्या करना है, यहां डिग्री कॉलेज है ना, ग्रेजुएशन वाले जो कॉलेज हैं और सेकेंडरी वाले जो कॉलेज हैं उनको सेपरेट करना है। डिग्री कॉलेज को, सेकेंडरी एजुकेशन को सेपरेट करना है, इसमें इसकी सिफारिश दी गई है। और यूनिवर्सिटी के टीचर्स के सिलेक्शन के लिए स्पेशल कमेटी का प्रपोजल दिया। जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर होंगे उनका सिलेक्शन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाओ। स्पेशल कमेटी बनाओ किसके लिए, यूनिवर्सिटी के जो टीचर होंगे उनको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चा, दो प्रकार के ऑनर्स कोर्स या दो प्रकार के ऑनर्स कोर्स एंड पास कोर्स, यानी कि इसमें दो प्रकार के कोर्स चलाए। इसमें दो प्रकार के कोर्स चलाने की बात कही गई। दो प्रकार के कौन कौन से, एक ऑनर्स कोर्स है ना जो कि एक सब्जेक्ट से होते हैं, और एक पास कोर्स है ना, एक ऑनर्स कोर्स और एक पास कोर्स, इसकी बात कही गई। ठीक है, अब बात करते हैं 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कराई। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश कराई थी, तो हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है बच्चा, हैदराबाद के निजाम ने कब, 1918 में। ये सब बातें इसी के अंदर आ रही हैं। 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाई। ठीक है, इसी के अंदर वो पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया GOI, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 में शिक्षा को यानी कि एजुकेशन को प्रोविंस यानी कि प्रांतीय बनाना, शिक्षा को एजुकेशन को क्या बनाना है, राज्य बनाना है, प्रांतीय बनाना है, प्रोविंस में बनाना है, ताकि एजुकेशन सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया जा सके। एजुकेशन के सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको कम करना है, यानी कि प्रोविंसी गवर्नमेंट का या फिर कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो क्वालिटी है एजुकेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। वो क्यों आएगा, देखो कोई चीज है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति के अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो 100 के 100 पे ध्यान रखेगा, 100 के 100 पे ध्यान रखेगा तो वो बेहतर ध्यान रख सकता है, या फिर वो ऐसा करे कि उन 100 को 10 भागों में बांट दे, 10-10 के 10 ग्रुप बना ले, है ना, 10-10 के 10 ग्रुप बना ले, और हर एक ग्रुप में उसमें एक सुपरवाइजर या फिर एक जो उसका निगरानी कर सके, हर एक ग्रुप में एक लीडर बना दे कि तुझे इन पूरे 10 लोगों को अपने पूरे ग्रुप की देखभाल रखनी है, अच्छे से उनको कार्यकाल संभालना है और संभलवाना है। अपने अंदर में जितने भी तुम्हारे व्यक्ति आएंगे, जितने भी वर्कर आएंगे, जितने भी काम करने वाले आएंगे, तो क्या जो अकेला वो 100 को लीड कर रहा था वो बेहतर काम कर सकता है, या 10-10 के छोटे छोटे ग्रुप बना करके 10 लीडर बना दिए वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो यही बात कही गई है कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस कंट्रोल को कम करना है, और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके कंट्रोल को अपने अपने क्षेत्र में एजुकेशन का काम अच्छा कर सके उनको वहां लीडर बना देना, उनको कंट्रोल दे देना है।
तो ये बात कही गई है। और यहां बात करते हैं 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई, जिसको बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। बात समझ में आ गई? बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, चलो अच्छी बात है, बात समझ में आ गई है। अब तक हमने देख लिया सैडलर कमीशन कब आता है, 1917 में। कौन है उसके? माइकल सैडलर चेयरमैन है, ठीक है। असल में क्या नाम है उसका? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है। सैडलर कमीशन क्यों कहा जाता है? चेयरमैन की सम्मान में, जो इसके चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे माइकल सैडलर, उनके सम्मान में इस कमीशन को, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को सैडलर कमीशन कहा जाता है। दूसरा कमीशन आता है जी, दूसरी कमेटी आती है हर्टोग कमेटी। कौन सी आती है बच्चा? हर्टोग कमेटी या हर्टोग समिति, हिंदी में इसको समिति बोलते हैं, ठीक है। ये कब आती है? 1919 में। 1919 में इसके द्वारा यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन की क्वालिटी एंड लेवल में इंप्रूवमेंट, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रख लेना। यहां क्या है? क्वालिटी एंड लेवल में इंप्रूवमेंट लेने पर बल दिया गया, ठीक है। क्या किया गया बच्चा? यहां जो यूनिवर्सिटी लेवल है उसकी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एजुकेशन है उस एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी है जी, है ना। और उसका जो लेवल है, मान लो जो उसका लेवल है उस लेवल को और बढ़ाना है। क्या करना है? उसके लेवल को और बढ़ाना है, ठीक है। फिर केब की, है ना, केब यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाने का प्रपोजल किया। अभी बना नहीं है, बनाने का प्रपोजल दिया है, यानी कि सलाह दी है कि हाँ भाई केब को तुम बना सकते हो, जो कि कब बना है? 1935 में इसको बनाया गया है ना। केब को बनाने का प्रपोजल कब दिया गया था? हर्टोग कमेटी में 1919 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 1935 में सबको पता है कि बना कब है? 1935 में। लेकिन अगर तुमसे यह पूछ ले कि प्रपोजल कब दिया था, यानी कि इसको बनाने की सलाह कब दी थी, केब को बनाने की सलाह कब दी थी, तो यह दी थी 1919 में हर्टोग कमेटी में, ठीक है बच्चा। आगे बात करें, बोलो आगे चलते हैं। अब आते हैं जी सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी 1934 तक आ जाती है। सप्रू समिति इसको बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं बच्चा? सप्रू समिति बोल देते हैं, ठीक है। अब सप्रू समिति बोल दी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट, प्रांतीय संयुक्त प्रांतीय सरकार, है ना, संयुक्त प्रांतीय सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। जो सप्रू कमेटी है वो क्या था? प्रांतीय सरकार या फिर वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट को तुम मान सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट ने बेरोजगारी का जो कारण है ना, जो बेरोजगारी सामने आ रही है और उन बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए इस कमेटी को नियुक्त किया गया था, ठीक है बच्चा। इस कमेटी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। बात समझ में आ गई? बोलो आगे बात समझ में। आगे देखते हैं। एबोट एंड वुड रिपोर्ट 1937 में आती है। कब आती है बच्चा? एबोट एंड वुड रिपोर्ट 1937 में। इसका सबसे बड़ा योगदान जो आता है वो क्या आता है? इसने पॉलिटेक्निक, है ना, जो पॉलिटेक्निक होता है ना 10 के बाद में जो पॉलिटेक्निक होता है उसका सुझाव दिया था। पॉलिटेक्निक का जो सुझाव दिया है वो वुड एंड एबोट एंड वुड या वुड एबोट कर सकते हो, एबोट वुड रिपोर्ट 1937 में। इसने कहा था कि एक प्रपोजल दिया था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। इसने एक बात ये कही है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी संस्थान यानी कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षक पीठ शिक्षक वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है। वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग की जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको चलाने की बात की गई है। इसका सीधा साधा जो मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट को अपने व्यवसाय के लिए तैयार करना है, वोकेशनल एजुकेशन उसको देनी है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है बच्चा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं जी वर्धा कमेटी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा शिक्षा योजना 1937 में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इसे क्या है? बेसिक एजुकेशन या मूल शिक्षा, नई तालीम, बुनियादी तालीम के रूप में जाना जाता है। ये इसके इतने नाम है, ध्यान रख लेना, है ना।
जहां तुम्हें जिस चीज के ज्यादा नाम देखने को मिले ना, तो समझ लेना वो मोस्ट अपने आप में बन जाता है, क्योंकि किसी भी नाम को पूछ सकते हैं। बेसिक एजुकेशन को बोल देते, इसको एक तो बेसिक एजुकेशन बोल देते हैं, ठीक है, मूल शिक्षा बोल देते हैं, नई तालीम बोल देते हैं, और बुनियादी तालीम बोल देते हैं। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वर्धा एजुकेशन जो थी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में जो शुरू की गई, वो उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और यह व्यक्ति, यह जो है वो, यानी कि यह कमेटी या यह स्कीम व्यक्ति की जैविक, सामाजिक यानी कि बायोलॉजिकल, सामाजिक यानी कि सोशल, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल स्तर पर यानी कि लेवल पर आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये क्या करती है? जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो आदमी है, जो मानस है ना, उसका क्या करती है? वो जैविक, बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल जो लेवल होते हैं उन पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, फुलफिल करती है उनको, है ना। 7 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की मांग रखी है इसमें। 7 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की मांग रखी है। और माध्यमिक शिक्षा यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन, क्या बच्चा? सेकेंडरी एजुकेशन और शिक्षा में शारीरिक श्रम और बल दिया, और नहीं पर, है ना। माध्यम जो होगा वो क्या होगा? इस स्कीम ने कहा है कि जो एजुकेशन को जो मीडियम होगा वो मातृभाषा होगा। क्या होगा? मातृभाषा होगा। अपनी मदर टंग में पढ़ाओ, है ना, मदर लैंग्वेज में पढ़ाओ, ठीक है। और बात करते हैं यहां कि शिक्षा में शारीरिक श्रम, है ना, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको इन्वॉल्व करो। कोई काम करा रहे हो तो उसको, बच्चे को पढ़ाते वक्त उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को उसको इन्वॉल्व करो, है ना, तो अच्छे से सीखेगा। इन सभी पर इसने बल दिया है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई? बोलो। अब आते हैं जी सार्जेंट कमेटी। अब सार्जेंट रिपोर्ट क्या है? सार्जेंट रिपोर्ट है 1944 में आती है। इसको भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेप इसको माना जाता है, ठीक है, भारत को नया बनाने के लिए। और युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना विकास भी इसको कहा जाता है। युद्ध के बाद भारत में शैक्षिक योजना का विकास भी इसको कहा जाता है। और दूसरी चीज आती है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसमें यूजीसी की स्थापना की जाती है ना। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है बच्चा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये क्या है? यहां तक आज हमारी जो थी वो क्या हो गई है? कंप्लीट प्री एजुकेशन, है ना, प्री इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे सामने क्या आते हैं? स्कीम्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, एक्ट्स आते हैं, कमीशन आते हैं, उन सभी को आज हमने कवर कर लिया है। और आज के बाद में जो हम शुरू करेंगे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस को, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में जो स्कीम्स आई हैं, जो कमीशन आए हैं, जो कमेटी आई हैं, उन सभी को हम जानेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे उन सभी पॉइंटों को आज यहां डिस्कस किया गया है ना। जो भी पॉइंट थे उन सभी को डिस्कस किया गया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बहुत ही डिटेल में तुम्हारे सामने कंटेंट को रखा जा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सके और अपनी तैयारी बेहतर कर सके। ठीक है बच्चा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।